नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर से। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। 11 दिसंबर तक मतदाताओं को गणना पत्रक भरने का समय दिया गया है। निर्वाचन आयोग का दावा है कि अब तक 91% मतदाताओं के आंकड़ों का डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया गया। इस बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि करीब 22 लाख मतदाताओं के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, उनके दस्तावेज पूरे नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अब इनके नाम काटे जाने की आशंका भी बढ़ गई है। इसी लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है, बवाल हो रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच 22 लाख मतदाता संदिग्ध पाए गए हैं। ये ऐसे मतदाता हैं जिनके संबंध में बीएलओ को कोई जानकारी नहीं मिली। इन मतदाताओं के मृत होने, स्थानांतरित होने या किसी अन्य पते पर रहने की संभावना जताई गई है। यही वजह है कि ऐसे मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग ने डी श्रेणी में रखा है। ऐसे मतदाताओं के पास अपना वैध दस्तावेज जमा कराने के लिए 15 जनवरी तक समय होगा। इसके बाद भी जो मतदाता अपनी नागरिकता को प्रमाणित नहीं कर सके, उनका नाम मतदाता सूची से काटा जाना तय है। छत्तीसगढ़ में 92% मतदाताओं के आंकड़ों का डिजिटाइजेशन के दौरान 22 लाख वोटर्स के संबंध में जानकारी नहीं। मृत, स्थानांतरित, अन्यत्र जाने वाले मतदाताओं के नाम सूची से बाहर। सिर्फ रायपुर में ही 3.5 लाख मतदाताओं के नामों की जानकारी नहीं। एससीआर की प्रक्रिया को लेकर पहले ही छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान जारी है। भाजपा इसे अब तक जहां वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताकर समर्थन कर रही है, वहीं कांग्रेस नाम काटे जाने को लेकर सड़क से सदन तक बवाल काट रही है। एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जहां कांग्रेस के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में भी एसआईआर का मामला गूंज रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में 22 लाख से अधिक संदिग्ध मतदाताओं के संदिग्ध पाए जाने पर फिर से बवाल शुरू हो गया है। हकीकत है कि चुनाव आयोग को बीएलओ इन 22 लाख मतदाताओं तक पहुंच ही नहीं पाए। दरअसल चुनाव आयोग जो एसआईआर करवा रहा है, वो एसआईआर पूरी गंभीरता से नहीं हो रहा है। बीएलओ के ऊपर में दबाव डाला जा रहा है। आयोग दावा करता है कि 97% लोगों तक फॉर्म पहुंच गया। 97% लोगों तक फॉर्म पहुंच गया, तो 22 लाख मतदाता अभी तक आप से दूर क्यों हैं? उनके बारे में आपको जानकारी क्यों नहीं है? दूसरी बात, छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में जो हमारे मजदूर हैं वो उत्तर प्रदेश जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, आसाम जाते हैं, दीगर राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मनरेगा के काम को अघोषित रूप से बंद कर दिया गया है। एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ 1 महीने के लिए आपने चालू किया है, तो कोई मजदूर अपनी रोजी रोटी छोड़ के है एसआईआर कराने आएगा नहीं। जिन नामों के जैसे डी कैटेगरी में जो आपने बताया और जिन नामों का उल्लेख नहीं हो पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है या मिला है तो उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, तो वो परीक्षण का विषय है। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इतने लोग, कुछ लोग नहीं मिल पाए हैं, कुछ लोगों का दस्तावेज नहीं हो पाया होगा या और भी जो भी समस्या होगी, तो उसको पूरा परीक्षण करके उस पर निर्णय लेंगे। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने पहले ही 71% नामों के 2003 की सूची से मिलान का दावा किया था। तब ये तय माना जा रहा था कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटने की जरूरत नहीं होगी, न लाखों मतदाताओं को खुद की नागरिकता ही साबित करनी होगी। गौरव शर्मा, रायपुर। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक और बयान दे दिया है। तेलंगाना के सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की चापलूसी करते हुए वो भारतीय संस्कृति सनातन को चुनौती ना दे। हिंदू धर्म बहुत व्यापक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बची खुची कांग्रेस को लंका भी 2-4 दिनों में, कांग्रेस की जो लंका है वो भी जल जाएगी। रामेश्वर शर्मा ने आगे कहा कि अगर भगवान पर सवाल खड़े करोगे तो जमीन में दफना दिए जाओगे। तेलंगाना के सीएम कान खोलकर सुन लेना, तूने जो हनुमान जी पर टिप्पणी की है, हनुमान जी ने बहुत लंका जलाई है। अब थोड़ी बहुत जो कांग्रेस राम की ओर गाली दे रही है, बची खुची लंका कांग्रेस की इन 2-4 दिन में जल जाएगी। तेलंगाना का भी लंका लगने वाली है
और कर्नाटक में भी 2-4 दिन बाद लंका जलने वाली है, चिंता मत करो। इसलिए औकात में रहो कांग्रेसियों। सोनिया और राहुल को भगवान बनाने की कोशिश मत करो। भगवान पर अगर सवाल खड़े करोगे तो जमीन में दफना दिए जाओगे। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर सहकारिता, खेल, युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने दिवंगत नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री सारंग ने कहा कि उस समय की कांग्रेस सरकार की गलतियों के कारण गैस पीड़ितों को पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया। आगे सारंग ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने यूनियन कार्बाइड को बचाने के साथ हजारों हत्याओं के आरोपी एंडरसन को देश से भगाने का षड्यंत्र रचा। साथ ही सारंग ने दावा किया कि कांग्रेस के कार्यकाल में बंद पीड़ितों की पेंशन को भी भाजपा सरकार ने ही शुरू किया है। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी, जिसमें हजारों भोपाल वासी मौत के आगोश में सो गए, वो घटना कहीं ना कहीं हम सबको जगाने वाली तो थी ही, पर जिस प्रकार से उस समय की तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने यूनियन कार्बाइड को बचाने का और हत्यारे एंडरसन को भगाने का काम किया, सरकारी हवाई जहाज, सरकारी गाड़ी के माध्यम से कलेक्टर, एसपी को ये निर्देश दिए गए। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर न्याय और पुनर्वास की मांग को लेकर रैली निकाली गई। भारत टॉकीज अंडरब्रिज से जेपी नगर गैस स्मारक तक ये रैली निकाली गई। उस समय इस दौरान हंगामा भी हुआ जब भाजपा आरएसएस कार्यकर्ताओं और गैस पीड़ित संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। रैली में यूनियन कार्बाइड, डाउ केमिकल और सहयोगी कंपनियों का पुतला ले जाया जा रहा था, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रैली में जो पुतला ले जाया गया वो आरएसएस के स्वयंसेवक का पुतला था। पूरे मामले में भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गैस पीड़ितों के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों को किया जा रहा है। 3 दिसंबर की रात 41 साल पहले जो मंजर राजधानी भोपाल में देखा, उसका आज भी कहीं लोगों के अंदर दर्द है। आप देख सकते हैं आज यहाँ पर 41 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड से जो ग्रसित लोग हैं आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रैली निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक प्रतीकात्मक रूप से जो है पुतला दहन भी करने वाले। देख सकते हैं कि इससे पहले जो है कई मांगों को लेकर कई सालों से जो पीड़ित है उन्होंने मांग की है, लेकिन आज तक उनकी मांगे जो नहीं सुनी गई है। हर साल की तरह इस साल भी ये रैली निकाली जा रही है। मैम, आज अलग अलग संगठन यहाँ आए हैं, रैली निकाली जा रही है, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी ये मांग है 41वीं साल पर कि हम देख रहे हैं लगातार गैस पीड़ितों के हकों का दरकिनार किया जा रहा है और जो कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके आगे हमारी सरकार नतमस्तक हो रही है। और ये जो फिनोमिनल ग्रोथ हुई है डाउ केमिकल की, यूनियन कार्बाइड के मालिक की, पिछले 11 सालों में तथ्यों के साथ हम पेश कर रहे हैं। और आज ये हाल है कि जो कंपनी इस देश की अदालत के आदेश को नहीं मान रही है। मैम, क्या कुछ दर्द है? आपने वो सारी चीजें देखी, आज 41 साल हो गए, क्या कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही, क्या नहीं मिल पाई? कोई सुविधा नहीं मिल रही है। दिखावे की बिल्डिंग हॉस्पिटल के नाम से बनाई है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई भी वो सुविधा नहीं है। जो आने वाली पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, कोई पुनर्वास केंद्र नहीं है। सरकार ने जितना भी पैसा है सब अपनी जेब में डाल लिया है, किसी को कुछ भी नहीं मिला है। आज तक 41 साल गुजर जाने के बाद भी हम लोग आज भी वैसे ही तिल करके मर रहे हैं। डाउ को जो है सजा देने की बात कही गई है। डाउ केमिकल जो है उसको लेके जिधर पे सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है, ये सभी जितने गैस पीड़ित हैं, आप सभी के चेहरे पे वो मायूसी, वो दर्द वो देख सकते हैं जो आज भी 41 साल बाद जिंदा है। कैमरा पर्सन सनी के साथ अंजलि सिंह, NS 24/7 भोपाल। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को बैटरी रिक्शा में हुए ब्लास्ट की घटना ने दूसरी मौत इसमें पूरे मामले में हो गई है। और मंगलवार को जहां मां की मौत हो गई थी, तो वही बुधवार को यह खबर आई कि बेटी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मित्रनगर में सोमवार को आंखों के इलाज के लिए ई रिक्शा में सवार 2 महिलाएं बैटरी में हुए ब्लास्ट के कारण झुलस गई थी। वही चालक भी इसमें घायल हो गया था, जिसका इलाज जारी है।
मृतक दोनों महिलाएं बैटरी कंपार्टमेंट के ऊपर बैठी थी, जिसमें जोरदार धमाका हुआ। ई रिक्शा में आग लग गई। इसमें ये मंडे की घटना है जिसमें 54 नंबर स्कीम में ये घटना हुई थी, जिसमें एक ऑटो में एक बैटरी ब्लास्ट हो गई थी, जिसमें माँ और बेटी दो महिलाएं थी जो कि आंखों का इलाज कराने के लिए जा रही थी और आंखों का इलाज कराने के लिए जा रही थी तभी ये अचानक घटना हुई और बैटरी ब्लास्ट हो गई और जिससे कि एक दोनों मतलब तीनों जल गए। इसमें ड्राइवर भी जल गया था, दो महिलाएं भी जल गई थी, तो ड्राइवर भी एडमिट किया गया था। एक महिला की मौत हो गई थी, उसमें दूसरी महिला एडमिट थी हॉस्पिटल में, उसकी भी डेथ हो गई है। फिलहाल इसमें लापरवाही पूर्वक जो इस तरह के कृत्य करने का अभी फिलहाल FIR रजिस्टर कर ली गई है। इंदौर हाईकोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज हुए FIR पर की गई कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर के चंदन नगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल करते हुए उन्हें थाने का CCTV फुटेज 4 दिसंबर को पेश करने के लिए निर्देश दिए। दरअसल चंदन नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत नाबालिग युवती से दुष्कर्म को लेकर संजय दुबे पर FIR दर्ज की थी। आरोपी संजय लापता है, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी संजय के इंजीनियर बेटे राजा को पकड़कर 30 घंटे थाने में बंद रखा। आरोपियों की तरह उसे हथकड़ी लगाकर रखा गया। बिना किसी कारण बेटे को हिरासत में रखने के मामले में कोर्ट ने न केवल बेटे को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए बल्कि थाने का वीडियो फुटेज भी पेश करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया। कानून है वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को जो है किसी आपराधिक मामले में अरेस्ट करने के पहले उसका जो कारण है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा और बिना किसी आधार के जो है वो हैंडकफिंग जो है हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। तो उसी आधार पे जो है उनके ब्रदर इन लॉ की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो फाइल की गई थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। जोबट में लव जिहाद और मासूम से दुष्कर्म के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जनजातीय विकास मंच की अपील पर हिंदू समाज ने नगर बंद का आयोजन किया, जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और इस आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोगों ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की मांग की। प्रशासन को 2 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया, ज्ञापन सौंपा। रेप करके जो घटना को अंजाम दिया है, यह शर्मसार करने वाले हिंदू समाज के लिए है। ये बहुत बड़ी घटना है और जोबट में ऐसी घटना एक छोटे से नगर में, छोटे से कस्बे में हुई जो हिंदू समाज को दहला दिया है। और आदिवासी समाज की युवती है, नाबालिग युवती है, उसको न्याय मिले। प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई सारे धारा में किया, लेकिन हमारी आज जो मांग है, हिंदू समाज की मांग है कि उनके मकान जो बने हैं, अवैध बने हैं या कैसे बने, उनकी जांच की जाए और बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई की जाए। यही हिंदू समाज की मांग है। आज जनजातीय विकास मंच और सकल हिंदू समाज की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। हम लोग ज्ञापन को देख रहे हैं और इसमें जो ज्ञापन में जो भी मांग की गई है, जो यदि हमारे स्तर पर पूर्ण की जा सकती है तो हम उसको पूर्ण करेंगे। इसमें हालांकि हमें देखना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा आदेश है 295 रिट पिटीशन 295 2022 का, उसके तारतम्य में ही कार्रवाई की जा सकती है। ऑपरेशन प्रहार में अवैध शराब की तस्करी रोकने के प्रयास में झाबुआ पुलिस को जबरदस्त कामयाबी मिली है। पुलिस की मुस्तैदी से 1,02,05,000 रुपए की अवैध शराब को पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक 2 दिसंबर की देर रात झाबुआ कोतवाली क्षेत्र के फूलमाला चौराहे पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी और इसी दौरान इंदौर से गुजरात की तरफ बॉर्डर के नजदीक ट्रक खड़ा था, जिसमें पशुओं के आहार के नीचे अवैध शराब को छुपा कर रखा गया था और बॉर्डर पार करने की कोशिश ये कर रहे थे। तभी ट्रक की तलाशी लेने के दौरान शराब की पेटियां मिली, जिसमें 1,02,05,700 रुपए की ये शराब जब्त हुई है, जिसकी 7,470 बल्क लीटर शराब की ये मात्रा बताई गई है। ड्राइवर से पुलिस पूछताछ कर रही है। मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई से पुलिस अधीक्षक ने
खुश होकर नगद पुरस्कार देने की घोषणा इस टीम के लिए की है। इंदौर में अपराध पर लगाम कसने और पुलिसिंग को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है। असामाजिक तत्वों और बदमाशों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कदम का मकसद अपराधों पर प्रभावी तौर पर नियंत्रण पाना है। शहर के कई हॉटस्पॉट और शैडो एरिया ऐसे हैं जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। पुलिस कमिश्नर ने इन इलाकों में पारंपरिक पेट्रोलिंग के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है वो किलोमीटर के इलाकों की गतिविधियों पर निगाह रखने में सक्षम है। कई किलोमीटर की निगाहें रख सकता है ये, और इसका इस्तेमाल अब इन असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाएगा। अभी पिछले लगभग 2 हफ्तों में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड ड्रोन एक्वायर भी कर लिए हैं, जो कि नाइट विजन डिवाइस वगैरह से उसमें है, जिसका इंफ्रारेड एक्टिवेटेड है। दैट मीन्स कि रात में भी वो स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। कई शैडो एरिया यानी जो छुप छुपा के जो एरियाज हो जाते हैं, ऐसे एरिया जहाँ पे लाइट वगैरह की कमी रहती है, उन क्षेत्रों में कई बार अवैधानिक गतिविधियों की सूचना प्रयोग कर रहे हैं। इसको लगातार हम नीचे तक ले जाएंगे और ये कार्रवाई जो ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग शैडो एरिया की हॉटस्पॉट थी, ये चलती रहेगी और कार्रवाई भी चलती रहेगी। कितने ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था में? इस समय ओवरऑल जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसमें लगभग 12 ड्रोन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारतीय रेलवे ने काशी, चेन्नई, कोयंबटूर और वाराणसी के बीच 7 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे चौथे काशी तमिल संगम में लोगों के बड़े पैमाने पर भागीदारी होने की संभावना है। इस पहल से तमिल भाषी क्षेत्र और काशी के प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र के बीच सांस्कृतिक संबंधों में और ज्यादा मजबूती आएगी और प्रगाढ़ होंगे। बुधवार को तमिल समागम की रामेश्वरम से बनारस वाली ट्रेन 400 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को लेकर जबलपुर पहुंची, जहां उत्तर मध्य भारत और दक्षिण भारत के तीर्थयात्रियों का पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं यात्रियों ने जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए पीएम मोदी की भी तारीफ की। काशी तमिल संगम के द्वारा काशी देखने के लिए आई हूँ। मैं बहुत खुशी हूँ। ऐसा दक्षिणी कोने से उत्तर आकर हिंदी देश को देखने में बहुत बहुत खुशी हूँ। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद बताती हूँ। Has created a great thing, great awareness to make the connection between Kashi and Tamil Nadu, because there is a lot of cultural coincidence between Tamil Nadu and Varanasi. So this initiative really make us to understand that in a deep manner. काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस का जबलपुर स्टेशन पर रेलवे के सभी कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस ट्रेन में जो यात्री यात्रा कर रहे थे उनका फीडबैक लिया गया, उनकी कुशलक्षेम पूछी गई और उनको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है जाना गया। सभी यात्रियों ने रेलवे की सुविधा की काफी सराहना करी। खबर ग्वालियर से है, जहां प्रसिद्ध संत रावतपुरा सरकार ने INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित कीर्ति नारायण द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने डॉक्टर द्विवेदी की माताजी से भी भेंट की। इस दौरान दिवंगत कीर्ति नारायण द्विवेदी के रावतपुरा सरकार आश्रम आगमन से जुड़े संस्मरण उन्होंने साझा किए। इस मुलाकात के वक्त ग्वालियर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी तादाद में भक्तगण मौजूद रहे। रावतपुरा सरकार ने ईश्वर से इस कठिन समय में परिवार को धैर्य और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।